इस क्लास में हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन एक बात ये भी है, हम इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर पढ़ रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नहीं। लेकिन फिर भी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की जो एंट्रीज हैं, डिबेंचर इश्यू करने की जो एंट्रीज हैं, वो रिडम्पशन की एंट्रीज के कारण अफेक्ट कर सकती हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं, हालांकि मैंने 6 एग्जांपल्स यही आपको करवाने हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं उसमें से 11th क्वेश्चन भी करना है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं बात करता हूं, देखो मैं ये कहूं कि आपके जो डिबेंचर्स हैं उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है, उसको इशू भी 100 रुपए में किया और उसका रिडम्पशन भी 100 रुपए में कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको 100 वाले डिबेंचर पे 105 रुपए मिल जाए, जिसको प्रीमियम बोलते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि आपको 95 रुपए मिल जाए, मतलब 5 रुपए कम, जिसको लॉस बोलते हैं, ठीक है। वो एंट्री तो आपको करनी आती है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पे तो चलो मान लो प्रीमियम डिस्काउंट पार है, लेकिन रिडम्पशन के टाइम पे भी गड़बड़ है। रिडम्पशन मान लो हमने 100 की जगह 105 रुपए देने हुए, तो उसके लिए मुझे ट्रीटमेंट यहां पे करना पड़ेगा इश्यू के टाइम पे। वही चीज मैंने समझानी है, बोलने से समझ नहीं आएगा, आप बात को ध्यान से समझें। देखो मैं आपको बोलूं, आपने डिबेंचर्स इश्यू करे, मतलब कंपनी अगर आप तो आपको पैसा मिलता है, आपने लोन लिया, मान लो एक लोन भी लेते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, और जब वापस कर देते हैं लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल सी बात है। तो मैं बोलता हूं कि बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपीज आपके पास आए, ठीक है। अब मैं इसको अभी 1 मिनट के लिए इस एंट्री को बीच में से हटा दूं, तो आप वैसे नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स 100 रुपए, और जब वापसी करना होता पैसा तो आप क्या बोलते हैं? डिबेंचर्स डेबिट 100 रुपए टू बैंक। आपने लोन लिया तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, आपने वापसी कर दी तो डिबेंचर डेबिट टू बैंक। कोई इसमें कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। लेकिन पहले आप उस पैसे को पहले रिसीव करते हैं एप्लीकेशन अकाउंट के थ्रू। अब आप कहेंगे साथ में अलॉटमेंट क्यों लिख दिया? एज्यूम करके चल रहा हूं कि एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट कर दी थी, मतलब कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं था, कोई अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं था, पूरे बराबर शेयर्स दिए और सारा का सारा पैसा इकट्ठा ले लिया है। ना कोई एप्लीकेशन है अलग से, ना अलॉटमेंट है, ना फर्स्ट कॉल है, ना सेकंड कॉल है, ना फाइनल कॉल है, एक ही बारी में पैसा मिल गया। इसको मैं बोलता हूँ जितने लोगों ने अप्लाई किया उतने के लिए हमने उनको अलॉट भी कर दिया, कम ज्यादा नहीं। मैं वर्ड बीच में यूज कर लेता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा कहां ट्रांसफर होगा? डिबेंचर, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। अब आपको पूरे वर्ड लिखने हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर्स भी वर्ड पूरा लिखना, गड़बड़ मत करना। एग्जाम में जो लिखना है ना वो प्रैक्टिस अभी से होनी चाहिए, ठीक है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर, जब वापसी करना होगा पैसा, ये पैसा कब वापसी करना होगा? मान लो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, कभी तो करेंगे। जब भी करेंगे आपकी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर्स डेबिट टू बैंक। लेकिन सीधा सीधा नहीं, पहले आप डिबेंचर से डिबेंचर होल्डर्स में पैसा डालेंगे, ट्रांसफर करेंगे, उनको बता देंगे कि आपके पैसे अब ड्यू हो गए हैं, हमारी तरफ से मैच्योर हो गए, अब हमने आपको देने हैं। तो देने की एक एंट्री अलग से करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक। सीधी सी बात है, जब आपके पास पैसा आया बैंक टू डिबेंचर, जब वापस दिया तो डिबेंचर्स टू बैंक। बीच में 2 अकाउंट और खुल गए, एक डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और दूसरा डिबेंचर होल्डर्स। जब पैसा लिया था तो बीच में अकाउंट आ गया डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जिसको क्रेडिट करके फिर से डेबिट कर दिया। और जब हमने वापसी देना था तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट खुल गया, मतलब डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। बात क्लियर? अब मैं कहूं आपके रिडम्पशन की एंट्री से इश्यू की डिबेंचर में एंट्री में तो कोई चेंज ही नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 केसेस करने हैं, कहीं ना कहीं तो चेंज दिखेगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। मान लो ये सेकंड केस है, मैं तो चेंज कर रहा हूं, आप नोट कर लो। हालांकि नहीं करना तो भी चल जाएगा काम, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि मेरे नोट्स में भी ये एंट्री सारी की सारी लिखी है, प्लस बुक के अंदर भी आपकी लिखी है, जिस बुक से आप पढ़ते हो। ये है केस फर्स्ट। अब आप इसको फोटो लो, स्क्रीनशॉट जैसे भी है ये ले लो। उसके बाद नेक्स्ट केस 2। केस 2 में मैं ये कह रहा हूं कि फेस वैल्यू तो 100 रुपए ही है, इश्यू हमने इसको 105 रुपए में कर दिया। रिडम्पशन 100 में ही है, अभी भी रिडम्पशन 100 में ही है। तो आपके पास पैसा कितना आएगा? यहां पे 100 की जगह पे 105 रुपए आ जाएगा बस।
पैसा 105 आ गया, लेकिन क्या डिबेंचर्स में भी 105 जाएगा? वो एक्स्ट्रा पैसा कहां ट्रांसफर होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। मेरे लिए बेनिफिट है, कैपिटल बेनिफिट है। सिक्योरिटी प्रीमियम जस्ट लाइक कैपिटल रिजर्व, मतलब उसका कैपिटल रिजर्व का एक पार्ट है। कैपिटल रिजर्व एक ब्रॉड वर्ड है, उसमें एक नाम ये भी है सिक्योरिटी प्रीमियम। किस चीज का? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो मैं यहां पे 105 लिखूंगा जरूर, लेकिन यहां पे 100 डाल दूंगा और बाकी डाल दूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपए। रिडम्पशन की एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। डिबेंचर 100 के थे, वहीं डेबिट करके डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में डाल दिया और डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक। सिंपल था, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद देखो 105 रुपए की बजाय अब मैं केस 2 की जगह केस 3 लिख रहा हूं। मान लेते हैं इसको 105 में इश्यू नहीं किया, अब की बारी 95 रुपए में किया है, 95 रुपीज में। ये रिडम्पशन 100 में ही है। देखो मैंने 3 केस कर लिए। इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार। इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। रिडम्पशन हर केस में अभी तक पार पे है। और इशू मैंने 3 तरीके से कर लिया, पार पे, प्रीमियम पे, अब डिस्काउंट की बात कर रहा हूं। तो डिस्काउंट में जब आएगा तो मुझे यहां पे 95 रुपीज मिलेंगे। और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में भी 95 रुपीज ही जाएंगे। लेकिन डिबेंचर्स में तो 100 ही जाएंगे। डिबेंचर्स में कम नहीं जा सकते। डिबेंचर्स आपकी लाइबिलिटी 100 रुपए, मतलब सामने वाले को भी ये कह रहे हैं कि आप हमें 95 दो, हम अपनी लाइबिलिटी 100 मानेंगे। मुझे कितने का लॉस हुआ? उधार लेते टाइम ही 5 का लॉस हो गया। मैं इसको क्या वर्ड बोलूंगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 5 रुपए। क्या इस एंट्रीज में कोई चेंज आने वाला है? नहीं, क्योंकि 100 रुपए में ही रिडम्पशन होना है और फेस वैल्यू भी 100 रुपए है। 100 रुपए डिबेंचर्स में डाले थे, वही डेबिट हो गए डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। मतलब अभी तक मैंने आपको 3 केसेस करवाए हैं। वो 3 केसेस क्या थे? इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार। इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। अब 4th केस पे आते हैं। ध्यान से सुनना, अब चेंज मिलेगा। मैं क्यों रिडम्पशन की एंट्रीज का डिस्कस कर रहा हूं जो आपने करनी ही नहीं है अभी। तो मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि रिडम्पशन की एंट्रीज के कारण ही फ्यूचर में जो रिडम्पशन की एंट्री होगी उस कारण से इश्यू की डिबेंचर्स की एंट्री में भी चेंज आएगा। वो देखो, अब ध्यान से सुनना। देखो मैं केस नंबर 4 लिख रहा हूं। आपने इश्यू कर दिया पार पे, आपको नॉर्मल एंट्री है बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर 100 रुपए बस। यस बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका रिडम्पशन हमने 105 रुपए में करना है। अच्छा एक बात बताओ, जब आपने डिबेंचर्स इश्यू करे थे 100 रुपए में, क्या उसी दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कि आपको डिबेंचर का रिडम्पशन 105 में करना है, या आपको रिडम्पशन के टाइम पे ही आपके डिबेंचर होल्डर्स ने बताया कि नहीं हम तो 105 रुपए लेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको इश्यू के टाइम पे ही पता था कि मुझे ये 100 रुपए जो मिल रहे हैं ना, इसके बदले में मुझे 105 रुपए वापस देने पड़ेंगे। मतलब ये इश्यू प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स नहीं है, ये प्रीमियम कौन से वाला? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है। एक बात बताओ, जब आपको प्रीमियम मिलता है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स तो वो मेरे लिए फायदा है कि मुझे 100 के बदले में 105 मिले। लेकिन जब मुझे 100 के बदले में 105 देने पड़ेंगे तो वो प्रीमियम मेरे लिए नुकसान है, वो मेरे लिए लॉस है। ये बात ध्यान से समझे। इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जो पैसा आपने यहां पे 105 रुपए उतारना है ना, 4th केस जो मैं करवा रहा हूं, वो आप एक बात देखें, आपको इश्यू के टाइम पे 100 मिले, 1 मिनट के लिए भूल जाओ रिडम्पशन की एंट्री के बारे में, आपको इश्यू के टाइम पे पूरे 100 रुपए मिले। आपको यहां पे भी 100 रुपए लिखने हैं। ठीक है, आपको इश्यू के ऊपर 100 रुपए मिले और आपने ट्रांसफर 100 कर दिए। अब रिडम्पशन की बात आती है। जब रिडम्पशन करने लगे ना तो मुझे डिबेंचर होल्डर्स को 105 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब मैं डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिट कितने से करूंगा? 105 से। अब आप कहोगे कि यहां पे डिबेंचर्स लाइबिलिटी तो 100 रुपए की डेबिट हो रही है, लेकिन मैं उसको 105 कैसे दे दूं?
उसके लिए आपकी जेब में पैसा भी होना चाहिए। इस मीन्स आपको पहले से प्रोविजन बना के रखना चाहिए था इसके लिए। वो प्रोविजन ही तो आप यहां से बनाएंगे। देखो आज आप कभी कभी ऐसा सुना है कि डेबिट में 100 और क्रेडिट में 105 हो जाए, मतलब मुझे देने तो 5 रुपए एक्स्ट्रा, वो मेरे लिए लॉस है। मैंने ऑलरेडी इसके लिए प्रोविजन बना रखा होगा। मैं बोलूंगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स डेबिट कितने रुपए, 105 रुपए, और डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक। अब आप ये देखें, ये लॉस जो मुझे 5 रुपए का हुआ है, इसके बारे में पता मुझे रिडम्पशन के टाइम पे ही पता चला होगा। वो जो मान लो 10 साल बाद रिडम्पशन करना है, क्या मुझे उस दिन पता लगा होगा, या जिस दिन इश्यू करे होंगे उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया होगा कि भाई 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे? यस, जिस दिन इश्यू होंगे उसी दिन ही हुआ होगा। आप इस बात से नहीं पीछे हट सकते। तो इट मीन्स जब 100 रुपए के डिबेंचर्स जो थे वो 100 रुपए मैंने उसके ट्रांसफर कर दिए डिबेंचर्स में, लेकिन ये जो प्रीमियम है ना, जस्ट लाइक एक प्रोविजन है। हालांकि प्रोविजन भी नहीं है, ये लाइबिलिटी है, जिसको जो मुझे फ्यूचर में पे करना है, मैं वो लाइबिलिटी आज ही निकाल के रख लूंगा कि भाई मुझे ना इस डिबेंचर्स के नाम के 100 नहीं देने, सिर्फ मेरी एक लाइबिलिटी और भी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नाम से 5 रुपए की। ये बिजनेस के लिए लॉस है, जिसको मैं क्या बोलूंगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, 5 रुपए। आप कहेंगे 5 किस चीज के डेबिट हुए? क्योंकि लाइबिलिटी दिखाई है ना। देखो आपको 100 रुपए मिले, 100 के बदले में आपने लाइबिलिटी दिखाई, बिल्कुल ठीक है, ये पैसा मिला था, चलो लाइबिलिटी दिखा दी क्योंकि फ्यूचर में देने हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये भी हुआ कि 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये 5 की लाइबिलिटी मैं प्रीमियम के नाम से दिखाऊंगा, ना कि डिबेंचर्स के नाम पे। क्यों दिखाऊंगा प्रीमियम के नाम पे? डिबेंचर्स में भी तो 105 लिख सकता था, नहीं, क्योंकि डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, फेस वैल्यू से ज्यादा तो अमाउंट नहीं लिख सकते। ठीक है, बात को समझिए। अब आगे देखें, तो मैंने जो प्रीमियम को क्रेडिट किया, ये एक लाइबिलिटी है जो मुझे फ्यूचर में पे करनी है, और जब पे कर दूंगा वो लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी और डिबेंचर होल्डर क्रेडिट हो जाएंगे, ये लाइबिलिटी बन गई। फिर जब ये लाइबिलिटी पे कर दूंगा, ये लाइबिलिटी डेबिट हो गई और पेमेंट हो गई। मतलब ये लाइबिलिटी है 5 रुपए जो मैंने यहाँ पे डेबिट की है। जैसे ये लाइबिलिटी है 100 रुपए, इसको भी डेबिट किया, वैसे ये लाइबिलिटी इसको भी डेबिट किया। लेकिन ये जो लाइबिलिटी मैंने दिखाई, इसके बदले में कुछ मिला है क्या? नहीं मिला। इस डिबेंचर्स के बदले में कुछ मिला है क्या? यस, पैसा मिला है, बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ है। क्या इस लाइबिलिटी के बदले में कुछ मिला है क्या? नहीं मिला, इसलिए लॉस है। तो मैंने लॉस को डेबिट कर दिया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इसको क्या होगा, पहले ही साल में, जो सीबीएसई का रूल है, पहले ही साल में पहले कैपिटल प्रॉफिट से चार्ज कर दो। आगे क्वेश्चंस आएंगे कि अभी इस कंसेप्ट में मैं बात नहीं कर रहा, वैसे आपको बता देता हूं। ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, इसको पहले कैपिटल प्रॉफिट से चार्ज करेंगे। अगर आपके पास कोई कैपिटल प्रॉफिट पड़ा है ना, उससे चार्ज कर देंगे, मतलब इसको क्रेडिट करके उस कैपिटल प्रॉफिट को डेबिट कर देंगे। अगर नहीं पड़ा तो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर देंगे, लेकिन खत्म पहले साल में ही कर देंगे। सीबीएसई का ये ट्रीटमेंट है। ठीक है, ये मैंने 4th केस करवा दिया, आप नोट कर सकते हो। इसको मैं रब कर देता हूं पहले। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, ये नोट करने लायक थी। ठीक है, अब हम आते हैं अगले केस पे, नेक्स्ट केस। अब देखो, मुझे ना इशू पे 95 रुपीज मिले, रिडम्पशन 105 में करना है, फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। मतलब मुझे इशू करने पे 5 रुपए का लॉस हुआ, इशू करने पे 5 रुपए का लॉस हुआ, जिसको मैं डिस्काउंट वर्ड यूज करता हूं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। मतलब 100 के ऊपर अगर 5 रुपए कम मिलेंगे ना, तो वर्ड क्या यूज होगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लेकिन अगर 100 रुपए के ऊपर मेरे को 105 फ्यूचर में देने पड़े, तो यहां पे मैं इसको क्रेडिट करके क्या वर्ड क्या बोलूंगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। लेकिन एक बात है, जब एक ही क्वेश्चन के अंदर इशू पे भी लॉस हो, रिडम्पशन पे भी लॉस हो। देखो, इशू पे कितने रुपए का लॉस है? 100 रुपए के डिबेंचर के बदले में 95 मिल रहे हैं, 5000 रुपए का डिस्काउंट है। 100 के ऊपर फ्यूचर में 105 देने पड़ेंगे, ये क्या है? प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये लॉस है, इसको मैं लॉस बोल सकता हूं। अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर दोनों लॉस आ रहे हैं, एक तो डिस्काउंट वाला और एक रिडम्पशन वाला जो लॉस है, तो मैं अलग अलग वर्ड यूज नहीं कर सकता, ना करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दोनों एक्चुअल में लॉस है। तो मैं दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज कर लेता हूं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स।
ठीक है, ये भी सीबीएसई का ट्रीटमेंट है। आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। आप दोनों ही तो लॉस ही बोलेंगे, दोनों को लॉस ही तो बोलेंगे। आपको यहाँ पे 100 के बदले में 95 मिले हैं तो वो भी लॉस है, आपको 100 के बदले में 105 देने पड़ेंगे, वो भी लॉस है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगा आप एंट्री में, मुझे 100 के बदले में 100 रुपए के डिबेंचर के बदले में सिर्फ 95 रुपए मिल रहे हैं, मैं 95 रुपीज दे देता हूं। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में भी 95 रुपीज, तो मैं 1 मिनट के लिए इसको रख कर देता हूं। मैं रिडम्पशन की एंट्री को देखता ही नहीं, एक बार के लिए नहीं देखता मैं इसको। मैं यहां पे आता हूं, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 95, 2 डिबेंचर्स में कितने चले जाएंगे, 100 रुपए। मतलब जो आपने सेकंड केस में किया था डिस्काउंट वाला के थर्ड केस में, नॉर्मल डिस्काउंट की एंट्री करो कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 5 रुपए, नॉर्मल एंट्री है। लेकिन जब रिडम्पशन की बात आती है तो मुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, उसकी लायबिलिटी में मैं आज ही दिखाऊंगा। मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 5 रुपए, और इसके अगेंस्ट फिर लॉस भी दिखाना पड़ेगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट। जिस केस में आपके पास इश्यू का भी लॉस है 5 रुपए, अमाउंट की बात नहीं कर रहा, इश्यू का लॉस है और रिडम्पशन का भी लॉस है, 100 के बदले में 95 मिल रहे हैं और 100 के बदले में 105 देने पड़ेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप डिस्काउंट वर्ड अलग से यूज ही ना करें, सीधा लॉस ही कितना दिखा दें, 10 रुपए। बस बात क्लियर, कुछ मुश्किल नहीं। रिडम्पशन की एंट्री बिल्कुल सेम, क्योंकि 105 रुपए ही देने हैं। डिबेंचर्स डेबिट करो 100 रुपए से, लायबिलिटी प्रीमियम वाले डेबिट करो, टोटल डिबेंचर होल्डर्स में डाल दो और डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक कर दो। ठीक है, अब आगे लास्ट एंट्री, लास्ट, ये 5th केस था, मैंने लिखा नहीं, ये 5th है, आप नोट करना चाहो तो कर सकते हैं। उसके बाद 6th केस करना है। 6th केस में ये कह रखा है कि इश्यू कर दिया कितने रुपए में, प्रीमियम पे, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे, दोनों साइड प्रीमियम। मैं आपसे पूछूं आपको कितने रुपए का फायदा है, नुकसान है, नेट करके देखो। पिछले केस में ना 5th केस में 5 रुपए का इश्यू पे लॉस था, 5 रुपए का रिडम्पशन पे लॉस था, टोटल 10 रुपए का लॉस था। आप कह सकते हो तभी तो आपने लॉस डेबिट किया 10 रुपए से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहाँ पे टोटल मिला के बेनिफिट है या लॉस है? 100 के बदले में 110 मिल रहे हैं और 100 के बदले में 105 देने पड़ेंगे। आपको 110 मिले हैं और 105 देने पड़ रहे हैं, 5 रुपए का तो बेनिफिट है। यस है, लेकिन ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपने हिसाब से करेंगे, वो देखो क्या होगा। एक बार समझो, मेरे पास सबसे पहले 110 रुपए आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना है, 110 रुपए का। फिर मैं क्या करूंगा, मैं डिबेंचर्स में डाल दूंगा 100 रुपए और बाकी किस में चले जाएंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम में 10 रुपए। आपको जब नॉर्मल एंट्री करनी है ना, आपको रिडम्पशन की एंट्री को ध्यान में रख के नहीं करनी। जो आपने पहले 3 केस किए थे ना जिसमें रिडम्पशन एट पार हो रहा था, तो आपकी कोई रिडम्पशन एट पार होने से आपकी इश्यू की एंट्री में कोई चेंज आ रहा था? नहीं आ रहा था ना। वैसे ही आप पहले एक बार एंट्री कर ले, आपने इश्यू किया 100 की फेस वैल्यू वाले को 110 रुपए, आपकी नॉर्मल एंट्री यही होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं है कि 110 आए, 100 रुपए डिबेंचर्स में, 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में। यस, लेकिन जब वापस देने हैं 5 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, उस 5 रुपए को यहां पे दिखा दो, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 5 रुपए, और इसके अगेंस्ट लॉस डेबिट कर दो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 5 रुपए। इस लॉस को आप पहले कैपिटल प्रॉफिट से चार्ज करते हैं, फिर फ्यूचर, फिर अगर कुछ नहीं बचता कैपिटल प्रॉफिट तो आप रिवेन्यू प्रॉफिट मतलब पीएनएल से चार्ज करते हैं। ये लाइन मैं ऐसे ही जान के बोल रहा हूं क्योंकि आपका अगला कंसेप्ट यही है, तो इजी हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। तो आपको ये 6 के 6 केसेस समझ आ गए होने चाहिए, किसी केस में कोई भी मुश्किल नहीं होगी आपको करने में। इसके बाद मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक बार 11th क्वेश्चन करवा दूंगा, 11th क्वेश्चन जो आपके नोट्स करने हैं, जो आपको नोट्स दे रखे हैं उसमें से। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही।